अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अनदर बिगनेस कोर्स वीडियो। आज है क्लास नंबर 4 जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। और आपको अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। प्लस मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो अगर किसी को मेंटोरशिप चाहिए या फिर सिग्नल ग्रुप चाहिए है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली आज हमने बात करनी है डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट फिजिकल मार्केट में क्या है, आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली जब भी फिजिकल मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। सिमिलरली जब भी सप्लाई एक मार्केट में एक किसी भी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है। सो इस मार्केट में भी इसका कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि हमने वो एरियाज़ फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे हमारी डिमांड होती है, और वो एरियाज़ फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे हमारी सप्लाई होती है। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब एग्जांपल की बात करते हैं। अभी रिसेंटली सोलर का ट्रेंड चला, ठीक है। सोलर हर घर में लगा है, हर घर में लगा है पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें जब डिमांड एकदम से ज़्यादा हुई तो प्राइसेस का क्या हुआ, प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हैं। फिर जब इनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई, अब हर सोलर प्लेट की प्राइस डिक्रीज़ होती जा रही है। सो मार्केट में भी इसी तरह होता है कि मार्केट जब मूव करती है, अपने स्ट्रक्चर को बनाते हुए चल रही होती है, तो जब मार्केट अपने डिमांड जोन के अंदर आती है, इस लो पे जब भी पुल बैक लेती है, लो के ऊपर उसका डिमांड जोन क्रिएट होता है। तो जब भी डिमांड जोन के अंदर आती है तो हमें वहाँ से बुलिशनेस देखने को मिलती है। सिमिलरली इन द बेरिश ट्रेंड यही होता है कि मार्केट जब अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रही होती है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद, तो जब अपनी सप्लाई जोन के अंदर आती है यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो वो मार्केट को बेरिश फेंक रहे होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी, जैसे कि मैंने अभी बोला है कि जब सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी। तो जब मार्केट सप्लाई जोन के अंदर आती है तो प्राइसेस वहाँ से, मार्केट वहाँ से गिर जाती है। तो हम इसको चार्ट पे किस तरह से फाइंड करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको सारा का सारा आई होप सो समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और एक बोनस चीज़ आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि जब भी डिमांड जोन क्रिएट होता है, उसी जगह पे या फिर इस पूरे ऑर्डर फ्लो के अंदर आपका ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। सो डिमांड जोन और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस एक कंडीशन का फ़र्क है, वो है फेयर वैल्यू गैप। आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। और आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ इस बारे में है कि डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये चार्ट पे ड्रॉ कैसे होते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, एक आधी एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद आज के टॉपिक को क्लोज करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए और कम टाइम में समझ आए। बाकी प्रैक्टिस तो हर बंदे को चाहिए, कोई भी आसमान से सीख कर तो नहीं उतरता। खैर लेट्स गेट स्ट्रेट टू द चार्ट और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा, सो डिमांड एंड सप्लाई में ना आपने क्या करना है कि मार्केट के नियर जो भी जोन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये एक जोन है, डिमांड जोन इसको आप कह सकते हो, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए नहीं है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक एक स्विंग के ऊपर बनता है, डिमांड जोन चलती हुई मार्केट के अंदर भी बन सकता है, ठीक है। तो क्या नाम है, ये अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डिमांड जोन है, बेरिश कैंडल इंगल्फ हुई, इंगल्फ होने के बाद हमें क्लोजिंग मिल गई, हमारा डिमांड जोन वैलिड हो गया। अब हमने क्या देखना है कि मार्केट जब भी इसके अंदर आएगी तो हमने इस लेवल से बाइंग देखनी है। ये हमारा एक बाइंग लेवल होगा। यहाँ पे हमारा ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है, अगर ये नहीं भी होता तो यहाँ से मार्केट उठ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी छोटे टाइम फ्रेम में भी। और अगर ये वीकली का डिमांड जोन है तो यहाँ से ऑब्वियसली रिस्पेक्ट मिलेगी। सो सिमिलरली अगर हम डेली के चार्ट पे चलें तो फिर हमने देखना है कि इसके अंदर वीकली जोन के अंदर हमारे पास एक ये जोन बन रहा था, उसको मार्क कर लिया, और अगर कोई नया जोन बन रहा है तो उसको भी मार्क कर लिया। अब हमने क्या देखना है कि
मज़ीद जोन्स हमारे पास किधर बन रहे हैं। एक ये जोन बन रहा है हमारे पास, ठीक है, और एक ये जोन बन रहा है हमारे पास, जो हमारे लिए मैटर करता है। अब हम चलते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर देखते हैं कि इन जोन्स के अंदर कहाँ जोन्स बन रहे हैं। एक हमारे पास एक ये जोन बन रहा है, ठीक है। अब प्रीसाइजिंग आप लोगों ने खुद करते जाना है साथ साथ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इस जोन के अंदर एक ये जोन था और एक ये जोन था। अब प्रीसाइजिंग इसलिए करते हैं ताकि चार्ट के ऊपर कचरा ना हो ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे चार्ट को, उतनी ज़्यादा आसानी है। अच्छा, हमारा H4 का अब और किधर बनता है, एक ये बन रहा है, इसको भी मार्क कर लेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कोई इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर एक इसको भी मार्क कर लेंगे। अब ये वाला डिमांड जोन वैलिड नहीं है, ये वाला डिमांड जोन वैलिड नहीं है। अभी मैंने एक बात की थी कि इंगल्फिंग कैंडल्स हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक इंगल्फिंग कैंडल है तो वो हमारे लिए मैटर नहीं करती। एक ये हमारे पास डिमांड जोन है, ठीक है। अब इन सबको जब हम मार्क कर लेंगे और जो नियरेस्ट बन रहा है उसको भी मार्क कर लेते हैं, एक ये भी है हमारे पास। ये सारा कुछ हमने मार्क कर लिया। अब हमने जाना है मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि है H2 के अंदर। अब 2500 से नीचे जो मार्केट के जोन्स हैं उनको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट आएगी फिर दोबारा से बना लेंगे। और वैसे भी व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स, तो आपने ये चीज़ बार बार एक ही कैंडल पे अगर बन रही है तो बार बार बनानी है, ठीक है। एक ये जोन हमारा प्री साइज हो गया। अब प्री साइजिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इतनी बड़ी कैंडल है, ठीक है। इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर कहीं यहाँ पे जोन बन रहा होगा, एक जोन यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर यहाँ से यहाँ पे होगा। इसका ये मतलब होता है कि अब ये अगर फॉर एग्जांपल H4 का जोन है और H1 का जोन यहाँ पे बन रहा है, तो मार्केट ने इसको टैप करना है। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो आपका एसएल इतना बड़ा बनेगा, बट अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो आपका एसएल छोटा बनेगा। दिस इज़ द रीज़न जिसकी बेसिस पे ना आप प्री साइजिंग करते हो, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द मार्केट। बाकी ये वाला जोन, इसके अंदर H2 के अंदर कोई जोन नहीं बन रहा, तो हम इसको कर देंगे डिलीट। अच्छा, एक जोन हमारे पास ये बन रहा था, सॉरी, ये वाला, ये हमारे पास एक जोन बन गया। फिर उसके बाद एक ये वाला जोन बन गया। और मज़ीद जोन्स की अगर बात करें तो अभी एक लेटेस्ट जोन बना हुआ है, वो है ये, ठीक है। इसी तरह से ना प्री साइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब नीचे वाले जितने जोन्स हैं आप उनको डिलीट कर दो, क्योंकि मार्केट के हमने करीब करीब रहना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात करता हूँ कि मेटल्स और कमोडिटीज़ आपकी ज़िंदगी भर बुलिश है, तो आपने हमेशा बाय में बैठना है। बाय फंस जाए मसला नहीं है, निकल जाएगी। ट्रेंड की ट्रेड निकल जाती है, काउंटर ट्रेंड हमेशा फंसती है। मैंने देखा है लोगों की 2300 पे ट्रेड्स लगी हुई हैं, कहीं 2200 पे लगी हुई हैं, सेल की ट्रेड्स अभी तक हेज की हुई हैं, तो उनका फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वो बस एक ख़ुद को तसल्ली देने वाली बात है कि यार हमारा पैसा तो है मार्केट में। खैर, मज़ीद अगर छोटे टाइम फ्रेम में चलें तो मज़ीद प्रीसाइजिंग करते हैं। एक ये हमारे पास जोन आ गया, फिर उसके बाद एक ये जोन आ गया। अब इन जोन्स के अंदर जो जोन्स बन रहे हैं ना, उनकी एक्स्ट्रा केयर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि इस जोन में हमारा कोई जोन नहीं बन रहा, इसको हम कर देंगे डिलीट। फिर उसके बाद अगर नए जोन की बात करें तो एक ये वाला बन रहा है हमारे पास। आप समझ रहे हो, चार्ट को देखो कितना ज़्यादा सिंपल होता जा रहा है। जितना शुरू में गन था, उतना ज़्यादा ये मज़ीद छोटा होता जा रहा है। अब हमारा क्या काम है, अब हमने वेट करना है H1 के जोन्स के अंदर मार्केट के आने का। अब जब भी मार्केट इसके अंदर आएगी, अब ऑब्वियसली डिमांड जब इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। इसी तरह जब भी डिमांड जोन के लिए ना बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। डिमांड जोन कहीं पे भी बन सकता है। सप्लाई जोन के भी यही कंडीशन है कि वो कहीं पे भी बन सकता है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ना ऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उनको चला रहे होते हैं, ठीक है। वो उनके ऑर्डर्स होते हैं, उन्होंने उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना होता है। सिमिलरली जब भी आप एक जगह पे जाते हो, किसी भी मार्केट में जाते हो, तो वहाँ पे अगर सेलिंग नहीं हो रही ना, तो आप बाइंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप किसी जूते की मार्केट पे चले जाते हो, अगर वो जूता बेच ही नहीं रहा तो आप ख़रीदोगे कैसे, ठीक है। सो इसी मार्केट में भी इसी तरह होता है कि मार्केट जब तक यहाँ पे एक सेलिंग कंडीशन किसी भी रिटेलर ट्रेडर को नहीं देती, तब तक ये यहाँ पे बाइंग नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स बैठेंगे, सेलर्स को बिठाएगी मार्केट, फिर मार्केट बाय जाएगी। ये तरीका होता है मार्केट के मूव करने का। आई होप सो
ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और इंशाल्लाह मैंने अपना एक गोल रखा हुआ है। गोल तो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, बट जिस दिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए ना, उस दिन मैंने अपनी आरएसआई की स्ट्रैटेजी रिलीज़ कर देनी है। वो स्ट्रैटेजी मेरा नहीं ख्याल मार्केट में अभी कोई ट्रेड करता है, वो मॉडिफाइड है, वो मेरी कस्टम स्ट्रैटेजी है। और उसके ऊपर आप तकरीबन $200 का अकाउंट, $250 का अकाउंट या $150 का अकाउंट ईजीली चला सकते हो। और वो स्ट्रैटेजी आपको 80 to 85% सक्सेस रेशो देगी अगर आप उसको बैक टेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी मसला होता है मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।